आज है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो भी पढ़ा मैं उसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट होगा, जो आगे काम आने वाला होगा वो करा दूंगा। पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन था जहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो थोड़ा सा मैं आपको क्या बोल रहा था, देखो ध्यान से, यहां से मैं बताता हूं। देखो आपको तो इतना पता था, आपको इतना पता था कि भाई ऐसा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं आपको पता था, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं आपको पता था। आपने ये बोला कि सर अगर हमको ऐसा करना है कि किसी में कुछ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जीन है, क्या है जीन के बारे में मैंने बताया था आपको, जीन का मतलब क्या होता है। मेरे पास जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। कौन सा जीन है? एंटी मतलब सर, मतलब ये कि वो जीन किसी में भी चला जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक का नाम हम ले लेते हैं टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन नाम का एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 देख के आइए तो ही लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा। मैंने बोला टेट्रासाइक्लिन नाम का एक एंटीबायोटिक है, ठीक है सर। अब क्या हुआ कि टेट्रासाइक्लिन नाम का एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। मेरे पास एक जीन है, अगर टेट्रासाइक्लिन कोई मुझे देता है तो मैं उस टेट्रासाइक्लिन से नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा जीन है जो मुझको टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट बनाता है। नहीं समझ आया? देखो क्या मैं बोलता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉडी पूरा मेटल का है। किसका मेटल बॉडी है? मेरा पूरा बॉडी मेरा मेटल का है, कंप्लीट, ठीक है। तो मेटल का बॉडी है तो सिंपल सी बात है, कोई मुझे कुछ फेंक के मारेगा मुझे चोट नहीं लगेगा। मतलब ये कोई फेंक के कुछ मुझे मारेगा अगर, तो मैं उस चीज के लिए रेसिस्टेंट हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? रेसिस्टेंट हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर ना एक ऐसा, दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे अंदर ऐसा कोई केमिकल है, मैंने कुछ ऐसा दवा ले रखा है जिससे अगर मुझे कोबरा सांप काटे तो उसका जहर मेरे पे काम नहीं करेगा। मैंने उसका एंटीविनोम अपने अंदर ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कोबरा सांप के जहर से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरोटॉक्सिक प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी बॉडी में, कोबरा जहर जो भी असर करता है किसी एक ह्यूमन बॉडी पे, वो मेरे पे नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने उसके जहर का रेसिस्टेंट ले रखा है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। क्या ले रहा हूं? उसके जहर का रेसिस्टेंट एंटीविनोम मेरे पास है। कुछ भी ऐसा मैंने किया, मेरे पास दैवीय शक्ति है, कुछ भी है, तो तुम बोलोगे ना सर इनको अगर, फॉर एग्जाम्पल तुम क्या बोलोगे, इनको अगर कोबरा सांप काटेगा तो कोबरा सांप का जहर इनके ऊपर काम नहीं करेगा, ये कोबरा सांप के जहर के लिए रेसिस्टेंट है। वैसे ही मैंने बोला एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गया है। क्या हो गया है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। कैसे हो गया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट? क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट वाला जीन है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल अगर टेट्रासाइक्लिन का जीन है, अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, मतलब ये कि उस बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर आप टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करोगे तो वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उसके पास एक जीन है जो कि उसको टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट करता है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है भाई। था ये कि यहां पे बातें, यहां से बातें हुई स्टार्ट हुई। देखो मैं थोड़ा सा जा रहा हूं पीछे कि पहली बार, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या था, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल डीएनए है, रेड कलर का बैक्टीरियल डीएनए है, और बैक्टीरियल डीएनए में आपने क्या क्या, मेरी बात है, कोई भी एक बैक्टीरिया है, ये वसूली नाम का बैक्टीरिया, कौन सा नाम है? वसूली नाम का बैक्टीरिया है ये, ठीक है। इस बैक्टीरिया का ये क्या है? डीएनए है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड, याद है ना, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए उसको प्लाज्मिड बोलते हैं, वो मैंने इसका बाहर निकाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया था, इसमें मेन जीनोम है, और आपने क्या किया, इसका प्लाज्मिड बाहर निकाल दिया। अब इसके प्लाज्मिड में पता है आपने क्या किया? इस वसूली नाम के बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में आपने क्या किया? ये ब्लू कलर का क्या है सर? तो ये ब्लू कलर का है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। मतलब जब आपने इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ये जीन इंटर किया और दोबारा इस प्लाज्मिड को जो, अब ये क्या है? अब ये पहले क्या था? ये था एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। लेकिन जब आपने इसमें कहीं बाहर से जीन डाल दिए तो अब ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या हो गया ये? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऐसा डीएनए जिसके पास न्यू कॉम्बिनेशन है, करेक्ट। अब जब आप इसको उठा के बैक्टीरिया में डालोगे
तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंट हो जाएगा उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का जिसका भी आपने जीन डाला, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट हो जाएगा। हाँ सर ठीक है बात है। अब क्या होगा कि बैक्टीरिया से 1 से 2 होगा, बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया 1 से 2 होगा। अब आप बोलोगे सर डाला तो एक ही था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, मतलब इसके 2 बच्चे अगर हुए तो किसी एक में जाएगा, एक में तो नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया डिवाइड करता है। बैक्टीरिया क्या होता है, एक बैक्टीरिया वो डिवाइड होकर 2 बैक्टीरिया हो जाता है, तो वो डिवाइड करने से पहले रेप्लिकेशन करता है। क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। वो सारी चीजें जो उसके अंदर है वो सबका डुप्लीकेट करता है, मतलब उसका 2-2 कॉपी, एक कॉपी बना लेता है उसका। फॉर एग्जाम्पल सब चीज का जो भी उसके पास XYZ जो भी है सब उसका 2-2 कर लेगा। क्यों, एक बच्चे को, एक बाजू वाले बच्चे को, मतलब दोनों बच्चे को देगा। मतलब ये कि जो आपने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जाना है, डाला है, उसका वो एक और कॉपी तैयार करेगा और क्या करेगा, अपने बच्चे में पास ऑन करेगा। वो बच्चा फिर जब फाइनली डिवाइड करेगा तो वो अपने बच्चे को, मतलब समझ रहे हो, मतलब रेप्लिकेशन हो रहा है आपके एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के पास एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है ओरी पॉइंट। क्या होता है, ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होता है। वहां वो अगर उस बैक्टीरिया के पास है और आपने अपना जीन जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन अगर उसमें आपने डाला है तो फिर वो रेप्लिकेट करेगा और अपने बच्चों में पास ऑन करेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, देखो हमने बोला था कोहेन और बोयर ने 1972 में आइसोलेट द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कंफर्मिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। कोहेन और बोहर ने 1972 में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन आइसोलेट किया, डीएनए से निकाला, ठीक है, आउट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम किसी प्लाज्मिड से निकाला, जो कि क्या कंफर्म करता था, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करता था। और इसको किसी में भी डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हमने सैल्मोनेला टाइफिमोरियम में डाल दिया तो सैल्मोनेला टाइफिमोरियम कैसा हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर आपने डीएनए काटा कैसे, क्या आपने कैंची लेके आए थे। हां, हम कैंची लेके आए थे। उस कैंची का नाम क्या है, उस कैंची का नाम है मॉलिक्यूलर सीजर। क्या नाम है उसको, हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। लेकिन यहां पे उसके लिए एक शब्द हम इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब मेरी बात आप ध्यान से और गौर से सुनेंगे। हमने बोला कि हमने किसी एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से एक जीन को काटा, तो सर आपने कैसे काटा, हमने काटा क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। समझ आया, हां सर समझ आया कि आपके पास ना एक कैंची था जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसी से आपने डीएनए कट किया। हां ठीक है, जब आपने डीएनए कट किया और उसका जीन निकाल दिया तो सर आपने जोड़ा कैसे, अरे ऐसे जोड़ा कि मेरे पास डीएनए लाइगेज होता है। लाइगेज इज लाइक ग्लू, लाइगेज इज लाइक फेविक्विक, वो चिपका देता है 2 डीएनए के टुकड़े को। समझ आया, हाँ सर समझ आया। मतलब आप एक्सप्लेनेशन एक बार दे दो, देखो मैं एक्सप्लेनेशन एक बार दे रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, इसके पास मेन डीएनए है, मेन, इसको निकालोगे बैक्टीरिया टाटा बाय बाय कर देगा। ठीक है सर, आगे क्या, ये क्या है येलो कलर का, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड। ठीक है, अब वो एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में, ध्यान सुनो। एक बैक्टीरिया और था, कलर चेंज करता हूं, रुको कलर चेंज करता हूं, देखो एक बैक्टीरिया और था, एक बैक्टीरिया और था। क्या है ये सर, सर इसका ये मेन जीनोम है और सर आपने इसके में क्या प्लाज्मिड नहीं बनाया, अभी बना रहा हूं, देखो प्लाज्मिड है। क्या है ये, प्लाज्मिड है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसके पास यहां पे एक जीन है, इसके पास यहां पे एक जीन है,
क्या है? जीन है, जीन है सर। सर ये लाल कलर का जीन क्या जीन है सर? सर ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। क्या है? एंटीबायोटिक। सर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, आप वही क्या मतलब ये जीन किसी में डाल देंगे तो वो एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वो जीन है जो आपको टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट करता है। टेट्रासाइक्लिन एक तरह का एंटीबायोटिक है। तो ये कौन सा जीन है? ये रेड कलर का, ये है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन मान लिया सर। क्या करोगे अब क्या करेंगे कि इसके इस टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को काटेंगे। क्या करेंगे सर? कट करेंगे। कट करो सर। कैसे कट करेंगे? अरे याद तो करो, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है सर? अरे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है, सीजर की तरह काम करता है। हाँ, काट लिया। काट करके हमने बोला ये हमने बाहर निकाल दिया। क्या है? ये हमने बाहर निकाल दिया। इसको हटा देता हूं, ये बाहर निकाल। ये क्या है भाई? तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है सर। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? सर एक काम करो, इसके प्लाज्मिड को बाहर निकालो जिसमें डालना है। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, और अब क्या करोगे सर? अब करेंगे ये कि ए में डालना है ना, तो ए का प्लाज्मिड बाहर निकाला। ए का प्लाज्मिड बाहर निकाला। ए का प्लाज्मिड बाहर। अब सर कैसे जोड़ोगे? तो सर आपको तो प्लाज्मिड को भी कट करना पड़ेगा ना। कट करोगे, प्लाज्मिड ऐसे खुलेगा, फिर उसमें वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डालोगे, है ना। डालोगे मतलब चिपकाओगे उसमें लाइगेस की मदद से। हाँ, तो सर यहां पे भी तो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे। हाँ करेंगे। रेस्ट्रिक्शन क्या है? सीजर है, रेस्ट्रिक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सर जो पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया था बैक्टीरिया बी में से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन कट करने के लिए, क्या वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां भी यूज करोगे? हाँ, यही तो मेन बात है। क्या मैंने बोला? आपने जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बी के प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को निकालने के लिए यूज किया था, मतलब जो कैची बी पे इस्तेमाल की थी वही कैची ए पे इस्तेमाल करेंगे। क्यों? कट लगाने के लिए। समझ में आया? तो मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज हम किसके ऊपर करेंगे? ए के प्लाज्मिड के ऊपर करेंगे। ठीक है सर, जो आपका ए का प्लाज्मिड है वो ऐसे खुल गया सर, खुल गया सर, ऐसे खुल गया सर, खुल गया सर, खुल गया सर, खुल गया। बहुत अच्छी बात है, खुल गया। अब क्या करोगे? अब डीएनए लाइगेज क्या है? वो गम है। तो सर डीएनए लाइगेज की मदद से क्या करोगे आप? सर डीएनए लाइगेज की मदद से ना इसको ऐसे जोड़ देंगे हम। किसकी मदद से? और 10 बार क्वेश्चन आ चुका है डीएनए लाइगेज क्या काम करता है। डीएनए लाइगेज डीएनए को जोड़ता है। समझ आए? लाइगेज की मदद। अब क्या करोगे? अरे बाबा उठा के इसको इसमें डाल देंगे। तो ए क्या हो जाएगा? ए अब टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट हो चुका है। ए बैक्टीरिया अगर मेरी बॉडी में गया और मेरे को बीमार किया, डॉक्टर ने मेरे को टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दिया कि ले खा ले, और मैंने खाया, तो बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा, मैं बीमार ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट है। समझ आई मेरी बात? चलो बहुत अच्छी बात। लिटरली मुझे मजा आया आपको बता के कि आपको बातें समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छे। तो हमने कल बोला था कि अगर किसी भी, अब आपको मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का मतलब बताया था। एक ऑर्गेनिज्म है, उसके जीन्स में आपने छेड़छाड़ किया, कुछ बदलाव किया, कुछ नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है सर, उसके 3 स्टेप। सबसे पहले तो आपको जो जीन डालना है बैक्टीरिया में, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं ना हल्क की तरह हो जाऊं। किसकी तरह हो जाऊं? हल्क है ना कैरेक्टर, हल्क है एक कैरेक्टर एवेंजर्स में। ठीक है, हल्क की तरह हो जाऊं मैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हल्क की तरह हो जाऊं, मतलब हल्क की तरह मोटा हो जाऊं, एकदम ग्रीन हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हल्क जिस जीन की वजह से वैसा होता है, मतलब वो जीन जो हल्क को वैसा बनाए रखती है, जिस चीज के प्रभाव में वैसा हो जाता है, वो जीन मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा।
ठीक है, वो जीन मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे को फॉर एग्जांपल हल्क से ही मुझे वो जीन मिल गया, मेरे को वो जीन मिल गया जो हल्क को हल्क बनाता है, ठीक है, मैंने वो जीन, सबसे पहले क्या करना है आपको, डिजायरेबल जीन ढूंढना है। मैंने हल्क को बोला कि भाई तो ऐसा ग्रीन सा बड़ा सा हो जाता है, मेरे को भी वैसा होना है। तो उसने बोला यार तू मेरे एक सेल को ले ले, उसमें ना वो जीन प्रेजेंट है जो मुझे ऐसा बनाता है, तो तू भी ऐसा हो जाएगा। तो उसने मुझे जीन दे दिए। सबसे पहले क्या किया हमने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन किया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब उस जीन को मेरे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इंट्रोड्यूस डीएनए को मेरे में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ठीक है, और उसको मेंटेन किया जाएगा कि वो काम करे। ऐसा ना हो कि मेरी बॉडी उस जीन को काट के फेंक दे कि भाई कोई फॉरेन पार्ट, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस डीएनए को जिसको इंट्रोड्यूस किया उसको मेंटेन करेंगे होस्ट में, मतलब मेरे में, मैं होस्ट हूं, ठीक है। और ये ट्राई किया जाएगा कि वो जो डीएनए है वो मेरे आगे आने वाली प्रोजेनी में भी पास ऑन हो। समझ में आई मेरी बात, ये बात है, समझ गया, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने कल करा दिया था, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज पढ़ते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन द जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो बोथ आर सेम। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जानते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना, और उसी जानते हो आप यार, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं अगर मेरे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा तो हम ऐसा कर पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है भाई, कट लगाता है। और क्या, पॉलीमरेज एंजाइम होगा तो ऐसा कर पाएंगे। आगे आएगा, पॉलीमरेज एंजाइम का नाम आगे आएगा। लाइगेज जोड़ने के लिए है ना, ग्लू चाहिए ना दो को जोड़ने के लिए, उसके लिए। अब वेक्टर का काम कौन करता है, वेक्टर का काम करता है प्लाज्मिड। आपने प्लाज्मिड को बाहर निकाला, उसमें जीन डाला, फिर वो उस जीन को लेकर के पर्टिकुलर होस्ट में जाएगा, है ना। तो वेक्टर का काम करने के लिए कुछ चाहिए, साथ ही साथ होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसमें आप वो काम करवा सको, ठीक है। अब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में और लाइगेज के बारे में, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको पता है, आप प्यार से इसको बोलते हो कैंची, कैंची बोलते हो, ठीक है, कैंची। इन ईयर 1963 दो एंजाइम देखे गए। 1963 में 2 enzyme responsible for restricting the growth of bacteriophage in the Escherichia coli by isolated। अब मेरी बात ध्यान से सुन, बैक्टीरियोफेग क्या है भाई, तो सर बैक्टीरियोफेग बैक्टीरिया है, मरवा के दांत तोड़ देंगे तुम्हारा, वायरस है ये। बैक्टीरियोफेग एक वायरस है और वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया पे। क्या मैंने बोला भाई, मैंने बोला कि बैक्टीरियोफेग एक वायरस है और वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया को। समझ में आया, ठीक है भाई। तो हमने देखा कि जब बैक्टीरियोफेग, एशिया कोलाई एक क्या है, एशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। एशिया कोलाई क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। तो हमने देखा कि बैक्टीरियोफेग जो है एशिया कोलाई पे अटैक नहीं कर पा रहा है। मतलब जब भी बैक्टीरियोफेग एशिया कोलाई पे अटैक करता है तो बैक्टीरियोफेग एक वायरस है, वो पता है क्या करेगा, वो अपना जो डीएनए है ना वो बैक्टीरिया में डाल देगा, ताकि बैक्टीरिया में उसका डीएनए जाए और बैक्टीरिया के डीएनए पे उसका डीएनए कब्जा कर ले, और बैक्टीरिया बैक्टीरिया नहीं रहे, बैक्टीरिया वायरस फैक्ट्री हो जाए, मतलब वायरस बनाने वाली फैक्ट्री हो जाए। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। आपने बोला बैक्टीरियोफेग एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है, फॉर एग्जांपल एशिया कोलाई पर अटैक करता होगा, ठीक है। तो मैंने बोला बैक्टीरियोफेग एक वायरस है सर जो कि किस पे अटैक करता है, एशिया कोलाई पर अटैक करता है। लेकिन देखा गया कि 2 एंजाइम ऐसे हैं जो कि एशिया कोलाई पे भले ही बैक्टीरियोफेग अटैक कर दे लेकिन वो उसको ग्रो करने नहीं दे रहे हैं। मतलब सर अगर बैक्टीरियोफेग जो एक वायरस है, बैक्टीरियोफेग जो कि एक वायरस है, अगर वो एशिया कोलाई पे अटैक भी कर देता है, उसमें अपना डीएनए डाल भी देता है, तो भी उसका डीएनए कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। 1963 में 2 एंजाइम ऐसे मिले जो कि बैक्टीरियोफेग के ग्रोथ को रोक रहे थे एशिया कोलाई में। ये कैसे कर रहे थे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। या तो जो वायरस का डीएनए आया है ना उसमें मिथाइल डाल दे रहे थे। क्या कर रहे थे, ये मिथाइल ऐड कर देते थे। वन ऑफ दीज एडिंग मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। जो वायरस आया ना, वायरस का जो डीएनए आया बैक्टीरिया के अंदर, उसमें मिथाइल जोड़ दो तो वो जो डीएनए है ना वायरस का वो काम नहीं करेगा। और या तो कट कर दे रहे थे, या तो कट कर दे, वो क्या करे, बैक्टीरिया का आया वायरस का आया डीएनए,
और डीएनए को काट दिया। या तो काट देते थे या तो मिथाइल जोड़ देते थे, मिथाइल जोड़ देते थे या तो काट देते थे। मतलब या तो मिथाइलेशन कर देते थे या तो वायरस के डीएनए को काट देते थे। ये दो तरीके थे जिससे वो रोक रहा था। हाँ सर समझा। मतलब आप बोल रहे हो, आप ये कह रहे हो कि वायरस जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया में डाल देता है, और अगर ऐसा हुआ तो वायरस का जो डीएनए बैक्टीरिया में आ गया है वो बैक्टीरिया के डीएनए पे कब्जा कर लेगा और फिर बैक्टीरिया नहीं रहेगा, बैक्टीरिया जो है वायरस प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री हो जाएगी। हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो फिर आपने भी बोला ना कि 1963 में 1963 में देखा गया कि दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हुए, ऐसा काम कर रहे थे, वो बैक्टीरिया फेक को ग्रो करने ही नहीं दे रहे थे। कैसे सर? तो हमने बोला कि बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही डीएनए पहुंचा वायरस का, उस डीएनए में वो मिथाइल जोड़ दे रहे थे या तो उस डीएनए को वो काट दे रहे थे। ठीक है सर। बाद में पहचाना गया कि वो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज हैं। क्या है सर? ये क्या आपने बोल दिया, एकदम बुझा नहीं रहा है, मेरी बात ध्यान से सुन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कैटेगरी होती है, एक होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, एक होता है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। क्या मैंने बोला? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ब्रॉड कैटेगरी है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ब्रॉड, आप सबको बोल सकते हो ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में काट रहा है, ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में काट रहा है, ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में तो काट रहा है, ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में तो काट रहा है। ठीक है, जो काट रहा है ना, अदर कट जो कर रहा है, द लैटर वाज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो काट रहा है, सिंपली जो काट रहा है उसको बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी दो कैटेगरी है। पहला होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो कहीं अंदर से कट लगाए, स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाए। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये डीएनए है और डीएनए में कहीं अंदर में कट लगाए। फॉर एग्जांपल उसने यहां पे कट लगाया, उसने यहां पे कट लगाया, फॉर एग्जांपल यहां पे कट लगाया एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, और डीएनए के अंदर डीएनए के अंदर अगर कोई कट लगाता है तो उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। लेकिन जो टर्मिनल पॉइंट पे कट लगा रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पे कट लगा रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पे कट लगा रहा है, जो बाहर कट लगाएगा उसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? एक्सोन्यूक्लियस। तो क्या मैंने बोला? दो तरीके कर रहे थे ये। क्या? पहला तो या तो मिथाइल ग्रुप डीएनए में ऐड करते या तो डीएनए को काट दिया। जो डीएनए को काट रहे थे हमने उसका नाम दिया क्या? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो खोजा गया वो था हिंड सेकेंड। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि सर, आपने बोला भाई, मैंने कैसे बोला? आपने बोला कि सर आप ये कह रहे हो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है और जो अंदर कट लगाएगा, स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाएगा, डीएनए के अंदर कट लगाएगा, स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाएगा, उसको आप बोलोगे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। हाँ मैंने यही बोला। और सर सबसे पहली बार जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ढूंढा गया था वो था हिंड सेकेंड। मान लिया तेरी बात, क्योंकि देखिए यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है। और वो क्या करता था? वो डीएनए के स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाता था। ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 5 ईयर लेटर, देखो क्या लिखा, ध्यान से सुन, देखो। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है, और मेरे से नहीं पढ़ा है तो और तकलीफ हो सकती है। ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको तकलीफ ना हो, आप डायरेक्ट ये चैप्टर पढ़ लो। लेकिन अगर मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप लिटरली चाहते हो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, तो चैप्टर नंबर एक बार 6 पढ़ लो। ठीक है। वैसे नहीं भी पढ़ोगे तो मैं यहां समझा दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। देखो क्या, जो डीएनए होता है ना, डीएनए ऐसा होता है, देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या है बाबू? अब जिन्होंने पढ़ा है उनको तो अच्छे समझ में आएगा, जो नहीं आ रहा है बस उनको डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या है ये? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो हमने इनको नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ? क्यों नाम दिया हुआ ये मैंने बताया चैप्टर में। क्या नाम दिया मैं बताता हूं। देखो, एक तरफ को बोलते हैं 5 प्राइम, तो ये होता है 3 प्राइम। ये तो एक स्टैंड का नाम हुआ सर। दूसरे स्टैंड का नाम देखो, जस्ट 5 के सामने 3 बोलते हैं और इस 3 के सामने 5 बोलते हैं। मतलब सर, मतलब ये डीएनए का 2 स्टैंड है। हाँ सर, मान लिया आरएनए का भी 2 स्टैंड होता तो ऐसा ही लिखते। तो हमने बोला फॉर एग्जांपल ये डीएनए का 2 स्टैंड है सर। ठीक है। डीएनए का ये 2 स्टैंड है। तो एक को देखो मैं हट गया हूं, देख लो। एक को हमने बोला है, कहां गया, एक सेकेंड। एक को हमने बोला ये 5 प्राइम, दूसरे को हमने बोला है क्या? 3 प्राइम। तो एक स्टैंड का 2 सिरा, पहला सिरा 5 प्राइम, दूसरा सिरा 3 प्राइम। क्यों बोलते हैं? चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना था, अभी ध्यान नहीं दो। ठीक है।
लेकिन ठीक इसके 5 के सामने वाला जो सिरा है, इस 5 के सामने वाले सिरे को आप 5 प्राइम नहीं बोलोगे, आप 3 प्राइम बोलोगे। और अगर ये 3 है तो नीचे वाला 5 होगा, मतलब इस 3 के सामने 5, मतलब दोनों स्टैंड सर एंटी पैरेलल है। क्या है बाबू? एंटी पैरेलल है सर, मान गए। दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है, दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 3 तो सामने वाला 3 5, मान लिया बात, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, डीएनए में क्या होता है? डीएनए का जो 2 स्टैंड है ना, ये बीच में जो दिख रही है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी है, सिंपल सीढ़ी है। क्या है ये? सिंपल सीढ़ी है सर, सिंपल सीढ़ी है। तो सीढ़ी के जो बीच में डंडा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्या होता है नहीं होता बाद में, अभी तुम नहीं समझो। तुम इतना बस समझो, डीएनए एक सीढ़ी की तरह है, आपने देखा भी होगा, गोल गोल हेलिक्स की तरह मूव करता है। तो हमने बोला डीएनए जो है सीढ़ी की तरह है, और सीढ़ी के बीच में जो डंडा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सर आप ये बताओ ना कि ये क्या है? ये क्या है सर? ये पॉइंट क्या है? कुछ अलग लग रहा है, ये पॉइंट कुछ अलग लग रहा है, ये भी ऐसा ही लग रहा है, ये भी ऐसा ही लग रहा है, ये भी ऐसा लग रहा है, ये। तो यहां पे या तो प्यूरिन्स होंगे या तो पैरामिडिन्स होंगे। क्या होंगे? या तो प्यूरिन्स होंगे या तो पैरामिडिन्स होंगे, या तो प्यूरिन होंगे या तो पैरामिडिन होंगे। सर ये प्यूरिन पैरामिडिन ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, करेक्ट। प्यूरिन्स हो सकते हैं, पैरामिडिन हो सकते हैं, करेक्ट। एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन्स, ठीक है। अब ये क्या है? ए और जी बोलते हैं। ए फॉर एडेनिन, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, सॉरी ये एक न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी ये तो पूरा कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। ये जो है ना एक नाइट्रोजन बेस है। क्या है? नाइट्रोजन बेस है। तो मैंने क्या बोला, जहां पे डंडा है, जहां पे डंडा है सर, जहां पे डंडा है वहां पे हो सकता है कि एक, वहां पे एक क्या हो सकता है? एक नाइट्रोजन बेस हो। नाइट्रोजन बेस में भी प्यूरिन्स हो सकते हैं, में भी पैरामिडिन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजन बेस में भी प्यूरिन्स हो सकते हैं, में भी पैरामिडिन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं बताओ? मैंने बोला कि जो बीच में डंडा है, जो बीच में डंडा है, ठीक है, वो डंडा क्या है? वो डंडा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, करेक्ट। वो डंडा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, करेक्ट। और आपने ये बोला कि ये जो डंडा जहां पे जुड़ा हुआ है, यहां पे हो सकता है आपका नाइट्रोजन बेस। क्या होता है? नहीं होता, उतना नहीं देखते। क्या होता है? मैंने बोला क्या, डीएनए एक सीढ़ी के समान है। सीढ़ी के बीच में जो डंडा होता है, जिस पर चढ़ते हो ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जहां पे दोनों डंडा जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, देखो इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, ये डंडा इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, ये डंडा इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, ये डंडा इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, तो जहां जहां जुड़ा है वहां पे होगा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस होते हैं 2 तरह के। जहां जहां पे डंडा जुड़ा हुआ है वहां पे होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस होता है 2 तरह का, प्यूरिन्स और पैरामिडिन। क्या मैंने बोला सर? नाइट्रोजन बेस 2 तरह का होता है, प्यूरिन्स और पैरामिडिन। प्यूरिन्स में 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स भी 2 तरह के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो मतलब यहां पे या तो, चलो मैं काम तो बड़ा बनाता हूं, देखो आप समझ गए ना। तो आपने बोला सर, आपने बोला कि सर ये जो आपने बनाया है, ये डबल स्टैंड आपने बनाया है, ये जो ब्लैक कलर का है बीच में, ब्लैक वाला बीच में, ये जो ब्लैक वाला आपने बीच में बनाया वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, 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 इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो जिन पॉइंट पे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है वहां पे नाइट्रोजन बेस हो सकता है। नाइट्रोजन बेस होते हैं 2 तरह के, प्यूरिन्स और पैरामिडिन। प्यूरिन्स होते हैं 2 तरह के, पैरामिडिन होते हैं 3 तरह के, साइटोसिन, यूरासिल ना, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, CUT, करेक्ट। तो देखो अब क्या होता है, प्यूरिन्स के सामने हमेशा पैरामिडिन आएंगे। मतलब अगर यहां पे A है तो यहां पे T होगा। क्या मैंने बोला? प्यूरिन्स के सामने हमेशा पैरामिडिन आते हैं। तो प्यूरिन फॉर एग्जांपल A है तो A के सामने हमेशा T होगा। क्या होगा? थाइमिन। थाइमिन एक पैरामिडिन है, एडेनिन एक प्यूरिन है। तो आपने क्या बोला? आपको बस इतना समझना है, आपको बस इतना समझना है, आपको बस इतना समझना है, आपको बस इतना समझना है कि ध्यान से सुनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो दोनों स्टैंड पे जुड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है।
तो ए और बी पे जो जुड़ाव है, एक तरफ प्यूरिन होगा, एक तरफ पायरिमिडिन होगा, एक तरफ प्यूरिन होगा, एक तरफ पायरिमिडिन होगा। प्यूरिन और पायरिमिडिन क्या है? नाइट्रोजन बेस है सर। प्यूरिन में दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडिन में तीन तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। आप याद रखिए, यूरासिल हमेशा आरएनए में आता है, थाइमिन हमेशा डीएनए में आता है। और ध्यान रखेंगे, अगर सामने ए है तो हमेशा टी होगा, मतलब अगर एडेनिन नाम का प्यूरिन है तो उसके सामने हमेशा थाइमिन नाम का पायरिमिडिन होगा। और अगर ग्वानिन नाम का प्यूरिन है तो हमेशा उसके सामने साइटोसिन नाम का पायरिमिडिन होगा। और वाइस वर्सा, मतलब अगर साइटोसिन नाम का पायरिमिडिन है तो मतलब आप ये बोलने की कोशिश करो, देखो आप इतना कंफ्यूज नहीं करो, आप ये सीधा एक क्वेश्चन दो, मतलब आप ये बोलो कि एक एग्जांपल, ये तीन डंडा है और आपने एक डंडा पे लिख दिया ATG, तो सामने वाला डंडा हम लिख सकते हैं सामने वाला डंडा। कैसे लिख सकते हैं सर? क्योंकि आपने ना बताया है यहाँ पे CUT, ठीक है, आपने बताया सर A इज प्यूरिन, तो इसके सामने होगा पायरिमिडिन, और पायरिमिडिन में इसके सामने हमेशा T होगा। हाँ बताया है। आपने बोला T इज पायरिमिडिन, और T अगर एक पायरिमिडिन है तो इसके सामने हमेशा प्यूरिन हो गया और इसके सामने हमेशा A होगा। और आपने G इज अ प्यूरिन, तो इसके सामने पायरिमिडिन होगा और यहाँ पे C होगा। यही तो बोलने की कोशिश करो, हाँ यही बोलने की कोशिश करो, यही तो है। ठीक है, समझ गए सर, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखो। तो हमने क्या बोला कि भाई जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था हिंड सेकेंड। क्या था? हिंड सेकेंड, ठीक है, जो कि डीएनए के स्पेसिफिक पॉइंट को कट किया करता था, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब वो जो ATGC है ना, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है सर, हमने देखा कि ये बेसिकली 6 बेस पेयर के एक पर्टिकुलर पॉइंट को पहचानता है और कट करता है। क्या मैंने बोला? इट वॉज फाउंड दैट कि हिंड सेकेंड जो कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो हमेशा कट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पहले पर्टिकुलर पॉइंट को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, जो कि 6 बेस पेयर का होता है, उसको कट करता है। क्या होता है? देखो GT GC AC, अगर उसने इसको देख लिया तो कट लगा देगा। अगर उसने देख लिया, दूसरा है ये GTT AAC, इन दोनों रिकॉग्निशन साइट को ये हिंड सेकेंड पहचानता है। क्या बोला सर? आप बोल रहे हो कि हिंड सेकेंड जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, और वो 6 बेस पेयर को बताया था ना, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है। तो आपने सर बोला कि ये 6 तरह के बेस को पहचानता है, और 6 तरह के बेस को ये पहचान के कट लगाता है। वो 6 तरह के बेस कौन से हैं? GT GC AC है, GTT AAC, मतलब ये 2 तरह का सीक्वेंस अगर इसको दिख गया, इतना बड़ा डीएनए है, इतना बड़ा डीएनए है, अगर फॉर एग्जांपल अगर इसको दिख गया, फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस अगर इसको यहां पे दिख गया तो यहां पे वो कट लगा देगा। इसको अगर वो सीक्वेंस यहां दिख गया तो यहां पे कट लगा देगा। समझ गया सर? ठीक है, ठीक है। तो द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज, अब देखो जिस बेस को ये पहचान रहा है, GT GC AC को ये पहचान रहा है, कट लगा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और ये हर का अलग अलग हो सकता है। हिंड सेकेंड का GT GC AC है, ठीक है, तो इको R1 नाम का एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इको R5 का एक नाम का एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, और सबका रिकॉग्निशन साइट अलग अलग होता है, सब अलग अलग साइट को पहचानता है। समझ आ रहा है? हिंड सेकेंड का जो रिकॉग्निशन साइट है वो क्या है? GT GC AC, ठीक है। इको R5 जो है वो भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसका जो रिकॉग्निशन साइट है वो अलग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करेक्ट? समझ गया। फिर क्या हिंड सेकेंड को छोड़ दे तो उसके अलावा भी हम 900 तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जानते हैं, जो कि 203 तरह की बैक्टीरिया से निकाला गया है। डिफरेंट उनके रिकॉग्निशन साइट हैं, मतलब वही ना GT GC AC वाला, वो अलग अलग हैं सबके। कितने निकाले हैं? 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास हैं, जो कि 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से हमने निकाला है, जिनके अलग अलग रिकॉग्निशन साइट हैं। समझ आया? ठीक है। अब हमने नाम कैसे रखा? फॉर एग्जाम्पल इको R1 नाम का ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो उसका नाम कैसे रखा आपने? तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर जो है इको R1 जो है
वो किसी ना किसी बैक्टीरिया से मिला होगा। हाँ सर, इको R1 किसी ना किसी बैक्टीरिया से मिला होगा। इको R1 क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो किसी ना किसी बैक्टीरिया से मिला होगा। तो जिस भी बैक्टीरिया से मिलता है उसका जो जीनस होता है, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो इसका पहला नाम होगा। मतलब एशिया कोलाई से, एशिया कोलाई देख रहे हो यहां पे, एशिया कोलाई से मिला क्या? इको R1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एशिया का ई ले लिया और कोलाई का CO ले लिया, तो CO हो गया। ठीक है, तो क्या हमने बोला जो आप भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो भी नाम देते हो ना, हिंड सेकंड, HIND हिंड सेकंड जो आपने नाम दिया है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और D स्ट्रेन का नाम है, और ये सीक्वेंस है कब ढूंढा गया। ठीक है, तो क्या मैंने बोला कि जो पहला लेटर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ द एंजाइम आता है जीनस से। जिस बैक्टीरिया से ढूंढा गया उसका जीनस का नाम क्या है। उसके बाद का जो 2 लेटर है, जैसे CO जो है ये किससे आता है? स्पीसीज से आता है। एशिया कोलाई का स्पीसीज का नाम कोलाई है, तो CO आ गया कोलाई। ठीक है, समझ आया। और R जो है वो है स्ट्रेन को बताता है। बैक्टीरिया के अलग अलग, जैसे डॉग का अलग अलग वैरायटी होता है ना, पोमेरियन होता है, तो कोई होता है, तो लंग होता है, तो फंद होता है, अलग अलग होता है ना स्ट्रेन, वैसे ही बैक्टीरिया का अलग अलग स्ट्रेन है। ठीक है, बिल्ली की अलग अलग वैरायटी होती है, वैसे ही हमने बोला। ठीक है, तो R किससे आता है? स्ट्रेन से आता है। स्ट्रेन का जो नाम होगा उसका पहला लेटर उठा लेंगे। ठीक है, और रोमन नंबर बताता है कि किस ऑर्डर में इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है, किस स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया से। रोमन नंबर, जैसे इको R सेकेंड था, हिंड सेकेंड था, इको R5 मैंने बोला, इको R1 बोला, तो 1 जो है, 5 जो है, हिंड सेकेंड में जो सेकेंड है वो क्या है? रोमन नंबर। फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। उस स्ट्रेन से वो एंजाइम कब, इस मतलब पहले किया गया तो 1, सेकेंड किया गया तो सेकेंड। समझ आया? ठीक है भाई। सर इतना तो आप समझा दिए कि भाई ऐसा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट लगाता है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अंदर जाके कट लगाता है डीएनए में। हिंड सेकंड ए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है जो कि 6 तरह के बेस पेयर को पहचानता है। उसको जहां भी डीएनए में वो बेस पेयर दिख जाएंगे वहां पे वो कट लगा देगा। और आपने बोला हिंड सेकंड जो नाम आया है, पहला लेटर आता है जीनस से, उसके बाद का 2 लेटर आता है स्पेसीज से, उसके बाद का जो लेटर 1 लेटर है वो आता है स्ट्रेन से, कौन से स्ट्रेन का बैक्टीरिया था, और उसके बाद का जो लेटर है सर आपने बोला कि किस मतलब कैसे कैसे हुआ है वो, मतलब अगर पहले हुआ तो 1, उसके बाद हुआ तो सेकंड, उसके बाद वो थर्ड, ऐसे किया आपने। और अभी हम हिंड सेकंड को छोड़, उसके अलावा भी 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम जानते हैं जो कि 203 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से मिला है। और जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में सबके अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होते हैं सर। जैसे हिंड सेकंड का रिकॉग्निशन साइट हमने देखा था 2 होता है, GT-GCAC, GT-AAC, ये 2 तरह का रिकॉग्निशन होता है। ठीक है सर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ क्लास जिसका नाम है न्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब एज जहां लग जाए वो एंजाइम होता है, तो हमने बोला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक क्लास से बिलोंग करते हैं जिसका नाम होता है न्यूक्लियेज। अब 2 तरह का होता है रिस्ट्रिक्शन, बताया मैंने तुमको, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोटाइड को कट करेगा डीएनए के एंड से। क्या मैंने बोला देखो, अब न्यूक्लियोटाइड तुमने नहीं पढ़ा चैप्टर नंबर 6 में तो आपको बहुत तकलीफ होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, ये एक न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, ये एक न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, ये 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 एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। और इस न्यूक्लियोटाइड पे नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं, प्यूरिन हो सकते हैं, पैरामिडिन हो सकते हैं। प्यूरिन होता है एडेनिन, ग्वानिन, पैरामिडिन होता है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। समझ गया? तो जो न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के एंड से काटेगा, डीएनए के एंड से जो कट करेगा न्यूक्लियोटाइड को, उसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियोस, ठीक है। जबकि इंडोन्यूक्लियोस जो है वो स्पेसिफिक पोजीशन से विद इन द डीएनए के अंदर जाके काटेगा। मतलब आप बोल रहे हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक क्लास में आता है, मतलब एक बड़ा सा क्लास है जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को रखा गया है, उस क्लास का नाम है न्यूक्लियसेस। उस न्यूक्लियस 2 तरह के हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियस हो सकता है, इंडोन्यूक्लियस हो सकता है। एक्सोन्यूक्लियस जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के टर्मिनल पोजीशन पे एंड पॉइंट पे कट लगाता है, और जो आपका इंडोन्यूक्लियस है, वो डीएनए के अंदर जाके स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाता है। हाँ ठीक है।
ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कहां पे कट लगाता है सर? स्पेसिफिक पॉइंट किसको बोल रहे हो? अरे गधा, स्पेसिफिक पॉइंट वही होता है जिसको वो पहचानता है। मतलब जो इंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्निशन साइट है वही स्पेसिफिक पॉइंट है। जैसे सर हिंट सेकंड का आपने 2 स्पेसिफिक पॉइंट दिखाया था, 2 साइट दिखाया था जिसको हिंट सेकंड पहचानता है, तो वो उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। हाँ समझ आया? देख अब जितने भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हैं क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन। ये डीएनए है बड़ा सा, ये डीएनए है। अब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। कौन है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है? फॉर एग्जांपल इको R1 है। क्या है? इको R1 है। इको R1 कहीं भी कट लगा देगा? नहीं, इको R1 कहीं भी कट नहीं लगाएगा। इको R1 कहीं भी कट नहीं लगाएगा। इको R1 का सीक्वेंस है GAATTC। ये क्या है सर? ये वो साइट है जिसको वो पहचानता है। कौन? इको R1 नाम का। इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, एक कैंची है जो कि डीएनए को कहीं स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाता है अंदर जाके। कौन से पॉइंट पे कट लगाता है सर? तो GAATTC जहां दिख जाएगा वहां पे उसको वो कट लगा देगा। ठीक है, मान लिया सर। तो सिंपल सी बात है ना सर कि इतना बड़ा डीएनए है तो वो सबसे पहले क्या करेगा? पूरे डीएनए की जांच पड़ताल करेगा और देखिएगा कि कहां उसको GAATTC मिल रहा है। कहां उसको GAATT मिल रहा है वहां वो कट लगा देगा। मतलब आप बोल रहे हो कि पहले, और ये एक की बात नहीं है, ये सारे के सारे जितने भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हैं सबके सब एक रिकॉग्निशन साइट को पहचानते हैं, वहां पे कट लगाते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो मतलब सब सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है वो मतलब पूरे के पूरे डीएनए के लेंथ को पढ़ते हैं पहले। हाँ यार, पहले पूरे के लेंथ को देखते हैं कहां पे कट लगाना है। तो इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, पूरे डीएनए सीक्वेंस को देखेंगे, फिर देखेंगे साला हमको कट कहां लगाना है। जो उनका पहचानने वाला सीक्वेंस होगा वहां वो कट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इको R1 को इस पूरे डीएनए में 8 जगह मिला। क्या? GAATTC, तो वो 8 जगह कट लगा देगा। ऐसा क्या सर? हाँ, क्या लिखा? 1 इट फाइंड द स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉर्ड। पहले उसने एक बार ढूंढ लिया अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, वहां पे वो बाइंड करेगा, कट लगा देगा। दोनों स्टैंड पे बहुआ, दोनों स्टैंड पे, डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है तो दोनों स्टैंड पे कट लगाएगा। सर अगर उसने कट लगाया तो क्या काटा? हाइड्रोजन बॉन्ड काटा ना। अब जिसने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा उसको समझ में आएगा, जिसको नहीं पढ़ा उसको थोड़ा तकलीफ होगा। देख समझाने की कोशिश करता हूं। लेक्चर लंबा होने का रीजन यही है कि जो मैं पहले भी पढ़ा चुका वो भी मैं रिपीट करूं। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। देख, ये क्या है भाई? 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 ये क्या? तो सर आपने बताया था ये एक न्यूक्लियोटाइड है, रेड रेड जो आपने किया हुआ वो न्यूक्लियोटाइड है, और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डंडा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है सर। सर न्यूक्लियोटाइड के पास तो नाइट्रोजन बेस भी होता है। हाँ सर, नाइट्रोजन बेस 2 तरह का होता है, प्यूरिन होता है, पायरिमिड होता है। प्यूरिन होता है एडेनिन ग्वानिन, पायरिमिड होता है साइटोसिन यूरासिल थाइमिन। हाँ सर, ठीक है। तो सर आपने बोला कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां पे कट लगाया गया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे GAA, ऐसा नहीं, यहां पे कट नहीं लगाता है। देखो यहां पे GAAT, आगे TTC है। चलो ठीक है। तो सर ऐसा हुआ ना सर कि ये मिल गया सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल हमने रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इको R1 यूज किया था तो ये साइट मिल गया सर। तो यहां पे इसको कट लगाना चाहिए। हाँ, कट लगाएगा। तो कहां पे कट लगाएगा बाबू? तो कट लगाएगा वो यहां पे। ठीक है। अब मैं पूरा बनाया था तुम्हारे लिए। चलो मैं यहां से मिटाता हूं क्योंकि यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं यहां पे हूं ना, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। चलो मैं एक काम करता हूं, फिगर राइट में देखो, ध्यान। सॉरी, यहाँ से नहीं समझा पाओगे, यहाँ समझो। देखो कोई है नहीं यहाँ पे अच्छा सा। हाँ यहाँ पे देखो, मैं समझा रहा हूँ। देखो ध्यान सुनो, ये डीएनए का स्टैंड है सर। ठीक है, मान लिया डीएनए का स्टैंड है। 3 4 5 6 GAATTC
ए ए टी टी सी। तो सर जी के सामने क्या होगा सर? तो सर जी के सामने सी होगा, ए के सामने टी होगा, ए के सामने टी होगा, इसके सामने ए होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे जी होगा। कैसे लिखा आपने पता? प्यूरिन के सामने पायरिमिडिन आता है, ए के सामने टी आता है, जी के सामने सी आता है। ठीक है सर। और ये डीएनए ऐसा ही था कि इतना छोटा ही था, नहीं, डीएनए बहुत लंबा था। डीएनए अपना बहुत लंबा था। ठीक है, डीएनए अपना बहुत लंबा था। इको आर1 नाम का हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया। उसने बोला कि भाई साहब मेरे को मिल गया, मेरे को अपना रिकॉग्निशन साइट मिल गया, ये रहा मेरा रिकॉग्निशन साइट, अब मैं यहां पे कट लगाने वाला हूं। तो क्या वो यहां कट लगाएगा? आप बोले सर बुद्धू हो गया, है ना? आप जो बोल रहे हो वो सुनने के लिए सही है क्या? टेक्निकली आप गलत बोल रहे हो सर। कैसे सर? तो सर आप ये बोल रहे हो GAATTC, हाँ, आप जो बोल रहे हो यहाँ कट वर्ड नहीं लगाएगा, यहाँ लगाएगा। नहीं बाबू, यहाँ कट वो नहीं लगाएगा। कहाँ कट लगाएगा सर? वो रिकॉग्निशन साइट से थोड़ा सा हटके लगाएगा। थोड़ा सा हटके मतलब सर वो कट लगाएगा यहाँ पे। समझ आया? मतलब वो रिकॉग्निशन साइट से थोड़ा सा आगे लगाएगा। हाँ सर, समझ गए सर। तो सर एक ही स्टैंड पे लगाया ना। आप बोलते हो कि कट 2 स्टैंड पे लगता है। देखो आपने बोला ना यहाँ पे कि ईच ऑफ द 2 स्टैंड पे डबल हेलिक्स के कट लगाएगा सर। तो एक ही स्टैंड आप लगवा रहे हो कट, एक स्टैंड पे और लगेगा। कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा सर। इधर भी हटके थोड़ा, इधर भी हटके, हाँ दोनों तरफ हटके लगेगा कट। सर मान लिया सर, कट गया, बाजार खत्म। तो सर ये काटा तो काटा क्या? ये तो आप मेरे को बता चुके हो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं काटा, क्या काटा? बेसिकली आपको अगर पता होगा तो आइडिया होगा थोड़ा सा। ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, बीच में होता है फॉस्फेट शुगर बॉन्ड। क्या होता है? फॉस्फेट शुगर बॉन्ड। तो यहां पे कटा है फॉस्फेट शुगर बॉन्ड। चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस याद रखना कि जब भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस काम करता है, जब भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, वो क्या काटता है? वो काटता है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। क्या काटता है? शुगर फॉस्फेट। यहां पे शुगर फॉस्फेट है। कैसे शुगर कैसे फॉस्फेट सर? इसमें मत घुस, बहुत लंबा चला जाएगा क्लास। क्या काटता है? शुगर फॉस्फेट काटता है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक बात मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है कि ये जो चीज आप दिखा रहे हो, यहां पे G है, यहां पे A है, T है, TAC है, और इधर से भी पढ़े तो वैसा ही दिख रहा है। मतलब GAATTC, ये क्या है? अरे उल्टा सीधा एक समान पढ़ने में लग रहा है ना, तो इसको बोलते हैं प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? तो सर जैसे हमने बचपन में पढ़ा था मलयालम, इधर से पढ़ो मलयालम, उधर से पढ़े मलयालम, दोनों तरफ से मलयालम ही पढ़ते हैं। तो सर मलयालम भी एक प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस है। हाँ, समझ आया क्या मैंने बोला? ये प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस है। हाँ यार, आपने भले ही ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया था। ठीक है। देखो, तो जैसे ही इंडोन्यूक्लियस ने स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट को पहचाना, दोनों स्टैंड पे कट लगा स्पेसिफिक पॉइंट पे, और क्या काटा? शुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटा। ठीक है सर। और ईच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस किसको पहचानते हैं? प्लेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। प्लेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं पहचान, समझा रहे? देख बताता हूं। देख GTGCAC, देख GTGCAC, ये है ना। देख इसके सामने क्या होगा बता? G के सामने क्या होगा? CACGTG। देख इधर से पर GTGCAC प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो तुम बोलोगे कि सर आपने बोला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है, जिसको रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। हाँ। दोनों स्टैंड पे कट लगाता है। हाँ। थोड़ा सा हट के कट लगाता है। हाँ। और वो जो सीक्वेंस है जो रिकॉग्निशन साइट है वो प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस है। हाँ। अब ये जो है 2020-2021 में 10 कैसे आया? ध्यान सुन, कैसे सुना? ध्यान सुन। द इंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम साइट। देखो यहां पे कट लगाया बाबू। GTGCAC किसका रिकॉग्निशन साइट है? इको R1 का है। यहां पे जो इंडोन्यूक्लियस है वो कौन है?
इंडो न्यूक्लियस कौन है? इको R1 है, GTGCAC। ध्यान से देख, तो देख GTGCAC यहां पे नहीं लगाया, यहां पे कट नहीं लगाया, कहां लगाया? देख G और A के बीच में कट लगाया, यहां पे G और A के बीच में कट लगाया, मतलब दोनों स्टैंड पे लगाते हैं, थोड़ा हट के लगाते हैं, ठीक है। ये वेक्टर डीएनए था, वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए बोले तो सर बैक्टीरिया, आपने एग्जांपल लिया था कि सर बैक्टीरिया ए है, इसमें एक प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया बी है, इसमें एक प्लाज्मिड है, इसके प्लाज्मिड में से क्या निकालेंगे? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन निकालेंगे, इसके प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे। कलर आप चेंज कर दो, पहले बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखो कहाँ गया यार, मेरे को मिल नहीं रहा, व्हाइट कलर चूज करे थे मैंने। सर ये है, आपने काट करके ऐसे बाहर निकाला एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, इसको आपने जोड़ा तो आपने बोला ऐसा बन गया। ऐसा बन गया सर, इसको डालना था इसके अंदर। तो सर ये वेक्टर का प्लाज्मिड है, ये किसका है? वेक्टर का डीएनए है, जिसको बाहर निकाला, इको R1 से काटा, फॉरेन डीएनए। याद करो दोनों को सेम कैंची से काटेंगे, दोनों को इको R1 से काटा। देखो GT काट दिया, इसको अलग कर दिया, इसका ये अलग कर दिया, क्या बना? स्टिकी इंड बना। ऐसा इंड जो दोनों तरफ चिपक जाए, ऐसे लगा देगा। देखो दोनों को, देखो इसको और इसको देखो, इसे चिपका दिया, क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये वही वाला है, देखो यहाँ पे वाला, यहाँ पे देखो जैसा ये था वैसा ये है, देखो ध्यान से। और उसको उठा किस में डालेंगे? जिसमें भी डाल देंगे, जो कैरेक्टर लगाया वो लग जाएगा। समझ आया? बहुत अच्छी बात है। इको R1 का रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट क्या होता है? GTGCAC, याद रखना, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? तो ग्रुप लेटर जो दोनों तरफ से पढ़े सेम, मलयालम दोनों तरफ से पढ़ो सेम, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ देखो अब क्या बात, अब एक चीज क्या लिखा, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। क्या तुम जो सोच रहे हो क्वेश्चन मैं बताता हूं तुमको। देखो तुम बोल रहे हो कि सर GTGCAC, तो GTGCAC, तुम बोलो यहां पे सर, यहां पे आपने 5 लिखा, यहां पे आपने 3 लिखा, आपने बताया मेरे को यहां पे 5 और यहां पे 3। तो सर आप 5 से 3 पढ़ रहे हो तो GTGCAC, हाँ तो इधर 3 से 5 नहीं पढ़ देना, यहां भी 5 से 3 पढ़ना, यहां भी 5 से 3 पढ़ना। GTGCAC मतलब ओरिएंटेशन सेम रहना चाहिए, तो रिकॉग्निशन साइन एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की तरह लगेगा। समझ आ गया? हाँ सर, क्या बात बोलते हो आप, तो समझ में आएगा क्यों नहीं। देखो तो डीएनए का सीक्वेंस रीडिंग सेम ओरिएंटेशन में होना चाहिए, मूल्य मतलब तो 5 से 3 यहां, तो 3 से 5 यहां नहीं, वहां भी 5 से 3। समझ आया? अगर यहां 3 से 5 करो तो वहां भी 3 से 5 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, समझ गया। फॉर एग्जाम्पल देखो उसने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एग्जाम्पल दिया। देखो कौन आया? शेर आया। देखो 5 तीर्थ रिडक्शन है, ए है स्टैंड, ये बी है, तो बी का तो यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड एनसीईआरटी देखें तो कहाँ गया एनसीईआरटी का। देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए और बी कर दिया, वहाँ पे क्या है देखने तो मुझे। यहाँ पे देखो ए और बी नहीं था, वहाँ पे एरो था, ठीक है, यहाँ पे एरो ऐसे था, यहाँ पे एरो ऐसे था, ठीक है। तो उसने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल देखो, तो आपने बोला 5 से 3 पढ़ो GTGAATTC, 5 से 3 पढ़ो GAATTC, या तो आप एक काम करो 3 से 5 पढ़ो CTTAAC CTTAACG। समझ गया ना? मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अगर आपको पढ़ना है उल्टा सीधा एक समान होता है, मतलब 5 से 3 अगर इस स्टैंड का पढ़ो तो उस स्टैंड का भी 5 से 3 पढ़ोगे, 3 से 5 पढ़ोगे उसका तो उसका भी 3 से 5 पढ़ोगे। समझ आया? समझ गया सर, बहुत है। रिस्ट्रिक्शन इंजाइम कट द रिस्ट्रिक्शन डीएनए को कट करता है लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड। देखो मैं बोल रहा था ना, थोड़ा हट के काटता है बाबू। देखो GTGCAC, इसका बोल GTGCAC, ये क्या है 5 3 5 3, ठीक है सर। काटता है ना सर, काटता है, मानता है काटता है, यहां काटा तो इसका यहां काटेगा। अगर यहां, चलो एक काम, कंफ्यूज नहीं करता हूं तुमको मैं, देखो मैं तुमको बताता हूं। यहां पे देखो
लिटिल अवे ना, लिखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस है, दो बेस पेयर के बीच में काटेगा, जीटी यहां लगाया है तो इसके यहां जीटी काटेगा, समझ आया, बहुत अच्छा है। और सिंगल स्टैंड दोनों पोर्शन पे छोड़ दिया जाएगा, दोनों ओवरहैंग्ड हो जाएंगे, दोनों को स्टिकी एंड बोलेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, तो इसका ऐसे ऐसे। अब इनमें कोई नया लाके लगा दो, इसमें कोई नया लाके लगा दो, देखो दो डीएनए बन गया। तो दोनों में क्या होता है, देखो यहां पे आपने देखा है ना फिगर, देखो देखो यहां पे ध्यान से देखो, इसका देखो काट के अलग कर दिया, इसका देखो काट के अलग कर दिया। अब दोनों में स्टिकी एंड है, ये इस पे चिपक सकता है, ये इस पे चिपक सकता है, दोनों चिपक गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, समझ आया, ठीक है भाई। और दोनों क्या हाइड्रोजन बैंड बीच में था, दोनों हाइड्रोजन, तो दे आर नेम्स सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट कंपार्टमेंट, दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों चिपका दो, हो जाएगा काम। द स्टिकी ऑफ द इन फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ, अब क्या ये स्टिकी एंड है तो डीएनए लाइगेज इसके ऊपर काम करेगा। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विच आर कॉम्पोनेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, क्या बोला उन्होंने, बोला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का यूज करते हो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। जब हम कट करेंगे सेम एंजाइम से दोनों को, डीएनए फ्रेगमेंट को भी उसी से, और स्टिकी एंड जिसका चिपकाना है दोनों को, और दोनों को ज्वाइन करेंगे किससे, डीएनए लाइगेज से। अब एक फिगर है देखो, फॉरेन डीएनए है, वेक्टर है, सेम एंजाइम लगाएंगे दोनों पे कट लगाने के लिए, दोनों पे कट लगाया, देख इसको निकाल दिया, फॉर एग्जांपल ये क्या था, एग्जांपल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था, देखो यहाँ पे कट लगाया, देख यहाँ पे कट लगाया, देख दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाएंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, बैक्टीरिया में डाल देंगे, और ये देखो 1 से 2 बैक्टीरिया हो गया, तुम्हारा एक था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, बहुत सारा हो गया। अब एनसीईआरटी है, कौन सा इसमें से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो मैंने क्या बोला था, उल्टा सीधा एक समान, 5 से 3 पढ़ने पे जो आता है 5 से 3 पढ़ने पे आना चाहिए। GTAT तो GTAT ये नहीं है, GA ये गलत है, GAA TTC ये सही है भाई, नीट 2022 मान गए भैया। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसने बोला कि यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है, आंसर है नहीं, होता है सिर्फ बैक्टीरिया के पास। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो यूकैरियोट सेल के पास कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, क्या लिखा देख, याद हमने बोला था वायरस ने अटैक किया बैक्टीरिया के ऊपर, और वायरस ने जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया तो 2 काम किया, पहला मिथाइल ऐड कर दिया, दूसरा काट दिया, हाँ जिसे काटा उसको इंडोन्यूक्लियस कहा था। हाँ मतलब ये कि अगर मेरी बॉडी में जो डीएनए है उसमें बहुत ज़्यादा मिथाइलेशन है, क्या डीएनए में मिथाइल लगे हुए हैं। अब तुम अगर याद नहीं है तो तुम एक काम, तुमको अगर ध्यान है तो याद है टेलिंग और कैपिंग पढ़ा था हमने, देखो जाओगे ना यहाँ पे, देखो दिखाता हूँ कहाँ गया, देखो टेलिंग और कैपिंग पढ़ा था। कैपिंग में हमने बोला था कि मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगाते हैं, याद है ना। तो अगर क्या बोलते हैं, अगर यूकैरियोटिक सेल के पास रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होगा, अगर यूकैरियोटिक सेल के पास रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होगा, ठीक है, तो हमारे डीएनए में तो होता है मिथाइल, तो उसको कट कर देगा, इसलिए हमारे बॉडी में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के डीएनए में मिथाइल्स नहीं होते हैं। आंसर वही दिया हुआ है। रिएक्शन मिक्स प्रॉपर्टी, देखो ये तुमको भी नहीं पढ़ना, ये तुमको मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। कलेक्ट 5 एग्जाम्पल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का बताना है आपको, ये 5 है, आप देख लोगे सब के सब सही हैं। अब देखो प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर डीएनए में क्या है, देखो दिस इज प्रोकैरियोटिक में होता है, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है, याद है मेन डीएनए तो दोनों में होता है, प्लाज्मिड डीएनए सिर्फ प्रोकैरियोटिक में होता है। ये सर्कुलर है, ठीक है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, डबल सर्कुलर, तो देख लेना तुम, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर देता है, ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं देता, ये एसेंशियल, याद है मैंने बोला जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने की जरूरी है सनम, ये बहुत जरूरी है। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस चैप्टर नंबर 6 का था। एक्सोन्यूक्लियस याद करो, बाहर काटेगा अंदर काटेगा, एक स्टैंड पे कट लगाएगा, ये दोनों स्टैंड पे कट लगाएगा। अब आते हैं क्या है,
बायोटेक बोलते हैं इसको। रिस्ट्रिक्शन नहीं होने के विच ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूलर पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ 6 बेस पेयर, याद है हिंट सेकेंड, एनसीईआरटी का सवाल है मेरे भाई। द फर्स्ट लेटर क्या बताता है? स्पेसीज को बताता है, जीनस को बताता है, किसको बताता है बताओ? द फर्स्ट लेटर बताता है जीनस को, उसके बाद का 2 लेटर बताता है स्पेसीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम जेनेटिक ग्लू, जो चिपकाता है रे डीएनए लाइगेज? एशिया कोलाई का एशिया, याद, अबे मार दूंगा अभी डंटा तोड़ के तुम्हारे ऊपर। देखो जाके वो फिगर था जिसमें एशिया कोलाई का प्लेंडोमिक सीक्वेंस दिया हुआ था, जाके देखो बे। GAATTC 5 से 3 पढ़ने पे, तो 5 से 3 पढ़ने पे GAATTC तुम 3 से 5 भी याद कर सकता, लेकिन गधा होगा तो याद करेगा। द एंजाइम विच रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द इन एक्सोन्यूक्लियस, रे बाबा एशिया कोलाई, फिर वही सवाल है क्या? GAATTC द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज एशिया कोलाई बाई आइसोलेटेड, या रिस्ट्रिक्शन गधा। डिफिनेशन क्या था? यूरोपियन फेडरल वाले ने किया था, यूरोपियन फेडरल बायोटेक ने किया था। 1972 होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ रिस्ट्रिक्शन डिस्कवर्ड, फर्स्ट इको R1 किया था, नहीं हिंट सेकंड किया था पहला। रोमन नंबर क्या बताता है? द रोमन नंबर बताता है द ऑर्डर इन विच जीनस, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। स्टेन ऑफ द बैक, द ऑर्डर इन विच ये होगा 34 का 1, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए मेरे भाई। अब तुम बोलना नहीं स्पेसिफिक पोजीशन नहीं रे बाबा, स्पेसिफिक पोजीशन नहीं, इंडो न्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन ढूंढता है, एक्सो न्यूक्लियस डीएनए को इंड से कट कर देता है बस। अब देख सुन 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 क्या करना है तेरे को। अब तुमको ये क्वेश्चन और आंसर देखने हैं और खुद करने हैं, ठीक है। देख लिया? पहला वाला देख, रुक जा, ये देख पहले तो, ये देख 1 2 3 4 खुद से करना है, मैं नहीं करा रहा, खुद से कर, ठीक है, खुद से कर। चल ये देख, चल खुद से कर, ये भी खुद से करना है बस, ठीक है। यहां पे होता है लेक्चर कंप्लीट। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा ना आपका, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि बायोटेक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए।